हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पुराने वाली वीडियो में हमने टैली से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और इसके अलावा कुछ कंसेप्ट भी मैंने टैली सॉफ्टवेयर के आपके सामने डिस्कस करके रख दिए हैं। तो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के इस एक वीडियो में देख लेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखने का, और हो सके तो इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स जीओ अकाउंट्स एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर देना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स का आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आंसर आंसर डी, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाई अंडर कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से टाइम पूछा भी जा चुका है। तो इसमें क्या होता है, एमआरपी इक्वल हो जाता है बीएमपी के। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। तो इनमें से कौन डिफाइन करता है लॉ ऑफ डिमांड को। तो राइट आंसर है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो कितना प्राइस है और कितनी आप क्वांटिटी ले सकते हो, दैट डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करने के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय ये मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों प्लेयर होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल लें टाटा स्टील का ही, है ना। तो स्टील सेक्टर में कौन है, जैसे टाटा स्टील, ठीक है। इसके अलावा सेल भी है एक, आपने सेल का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू, है ना, जिंदल स्टील वेस्ट। तो ये सारे किसके एग्जांपल रहते हैं, ऐसी कंपनीज ये रहती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कोई अगर इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर की कंपनीज वर्क करती हैं कमांडली। बट यू मीन बाय द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी का आपको राइट आंसर इसमें से चूज करना है। तो बिल्कुल सही आंसर है quantity that consumers are able and willing to buy at various prices during any particular period of time is known as the demand of commodity. Option D. Next question is, starting from the time of इंडिपेंडेंस वाई डिड इंडिया फॉलो ए प्लान्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने क्यों प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। इसका पहला ऑप्शन है यहाँ पे जो गलत है यहाँ पे, है ना। इंडिया फॉलोड ए 5 ईयर प्लान एंड रिक्वायर्ड एन आउटलुक। नेक्स्ट इज, directive principle of Indian constitution indicated the planned vision of India. Next is, there was no indication whatsoever from the 5 year plans regarding how much of each and every good and service is to be produced. तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है 2 एंड 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाई ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से आपका क्या मतलब है। तो जीएनपी क्या होता है, तो जीडीपी तो क्या होता है, तो कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो दैट इज जीडीपी। और जीएनपी क्या है, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसमें बेसिकली ये भी आता है द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बट जीडीपी में क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जो भी भारत की बाउंड्री के अंदर अंदर है। जैसे सपोज करो ये बाउंड्री है भारत की, तो इसके अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। बट अगर इसमें क्या हो जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रोड ऐड हो जाए, दैट बिकम्स जीएनपी। नेक्स्ट इज, विच द फॉलोइंग द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो का डिक्लाइन होने का क्या कारण है। तो राइट आंसर होगा इसका फीमेल फिटिसाइड। तो आप देखते होंगे, ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए गलत मानता हूँ। फीमेल फिटिसाइड किया जाता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, गर्ल चाइल्ड का जो रेशो है वो इक्वल नहीं होता है। और आप देखते होंगे बहुत से स्टेट्स में अभी भी गर्ल चाइल्ड का सेक्स रेशो बहुत कम है। बट केरला जैसी स्टेट्स को बिल्कुल सैल्यूट है, जहाँ पे इवन गर्ल्स कंपैरेटिवली मेल से ज़्यादा है। तो ये फीमेल फिटिसाइड के कारण ही यहाँ पे भ्रूण हत्या के कारण ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिवाइजिंग द पॉवर्टी लाइन पीरियोडिकली। तो अगर हमें पॉवर्टी लाइन पीरियोडिकली देखनी हो, रिवाइज करनी हो, तो कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो राइट आंसर है बाय कंडक्टिंग ए सर्वे आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट इज, सर्वे कैरिड बाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो एनएसएसओ भी ये सर्वे कंडक्ट करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया विच बैंक या इंस्टीट्यूशन हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा कौन से बैंक्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हैं कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन सी। प्राइवेट बैंक्स तो मुझे किसी काम के लगते ही नहीं है, वो तो बस वहीं पे ब्रांच खोलते हैं अपनी, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये वाला एरिया हमारा प्रॉफिट मेकिंग है।
वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल अनबैंक्ड एरिया में भी देखने को मिलेगा, है ना? हमें ऐसी जगह पे भी देखने को मिलते हैं सरकारी बैंक। हिमाचल में अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ऐसे-ऐसे एरिया में देखने को मिलता है, दुर्गम एरिया में, इवन एसबीआई भी, जहाँ पे प्राइवेट बैंक सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ही क्या है, वो वर्क करते हैं सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए। बट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डेफिनेटली देश की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करने में, आप कह सकते हैं देश की बैकबोन को मजबूत करने को, स्ट्रॉन्ग करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। तो राइट आंसर है स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, मनी लेंडर एंड कमर्शियल बैंक्स। तो ये शायद गलत है, स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी ऑपरेशंस है वो तो वहाँ पे तो सेबी आएगा, है ना? ये गलत है, यहाँ पे आएगा कमर्शियल बैंक। सो लिंक्ड विद फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। तो ये आपको पता है कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर ही आते हैं, मनी लेंडर भी इसके अंडर ही आएंगे वैसे, पर कमर्शियल बैंक यहाँ पे सही आंसर होगा। या फिर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड नॉट कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। ये शायद नॉट कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि मनी लेंडर्स के ऊपर भी तो वैसे आरबीआई की नज़र नहीं रहती है। बट अगर नॉट कंट्रोल्ड बाई आरबीआई हो जाए तो यहाँ पे मनी लेंडर भी आ जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टॉक ऑपरेटर्स भी, ऑपरेशंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशंस कौन देखता है? स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशन है वो सारे सेबी के अंडर रहते हैं ना, और इसके अंडर भी मनी लेंडर को भी आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। मनी लेंडर क्या है, आपके गांव में आप देखते होंगे बहुत से टाइम छोटे छोटे लेंडर्स रहते हैं ना, आप इवन आप देखते हो गांव में उसको चौधरी वगैरह बोल देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता कि नोट, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आ जाता मनी लेंडर्स और स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई कंट्रोल करता है। तो ये ऑप्शन आई थिंक आपको ठीक कर लेना चाहिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज when price is set above equilibrium price it will result in surpluses, ठीक है। जब कोई भी प्राइस फ्लोर इज सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, कोई भी प्राइस को अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट कर देते हैं, जैसे सपोज करो इक्विलिब्रियम प्राइस है 10 रुपये और इसको सेट कर दिया 15 रुपये, तो क्या हो गया? तो इसको बोला जाता है सरप्लसेस, ऑप्शन ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में चेक करते रहना, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन मेरे से गलत एक्सप्लेन हो जाए या बोल हो जाए तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में भी साथ का साथ रेक्टिफाई कर देता हूँ। व्हाट इज़ जीडीपी, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। तो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री आप कह सकते हैं, ये लाइन भी होती तो और भी अच्छा आंसर हो जाता था, बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया स्टेटिस्टिकली। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में लो क्यों है कंपेरेटिवली? तो राइट आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स टू 59 ईयर। तो 15 साल से 59 साल में ही बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब, तभी मिलता है। नेक्स्ट इज पीपल आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक एरिया। तो पीपल आर नॉट वर्क इंटरेस्टेड, जनरली लोग इंटरेस्ट नहीं होते हैं आउटसाइड द ये डोमेस्टिक एरिया टू वर्क। तो हम भी चाहते हैं कि यार हमारी जो भी घर के आसपास ही लग जाए, है ना। तो ये वैसे ये फैक्टर है, ये कंसिडर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और ये वाला भी फैक्टर यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। तो राइट आंसर रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन ए इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 जो है वो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द वोट आउट शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इलस्टेट। तो इट इलस्टेट्स द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोसाइटी। तो सोसाइटी सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कार्सिटी। नेक्स्ट इज व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर्स टू। कैपिटलिज्म क्या मतलब है? दैट इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटलिज्म क्या है? यूएसए की जितनी भी जो आप कह सकते हो इकोनॉमी है, दैट इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। वहीं पे हम बात करें रशिया की, जो पहले यूएसएसआर था एक टाइम पे 1991 तक, उनकी जो चीज़ है वो है लिबरल, ठीक है।
तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले भारत ने भी रशिया के मॉडल को फॉलो किया था लिबरल का। बट अब जैसे जैसे आपको पता है ये गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है, ये ज़्यादा किसके ऊपर फोकस कर रही है, कैपिटलिज्म के ऊपर, पूंजीपति या फिर आप किससे पूंजीवाद की तरफ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। अब आप देख ही रहे होंगे किस तरह से हर चीज़, गवर्नमेंट चीज़ को, सरकारी चीज़ को बेचा जा रहा है निजी हाथों में। तो ये सारा किसके अंदर आता है, कैपिटलिज्म के अंदर आता है। ये भारत पूरा यूएसए का मॉडल फॉलो कर रहा है, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे इतना यूएस को फॉलो करना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ consumers. Option A. What does the law of demand mean? So law of demand means as the prices rises the demand falls. ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बताना, मैं इसको, इसके अलावा इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा आने वाले टाइम में। Which the following values is used as a summarize measure for a sample such as sample mean? तो ये मैंने स्टेटिस्टिक्स से कुछ भी किए हैं, तो राइट आंसर है इसका सैम्पल स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो कौन सी ब्रांच है, तो राइट आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड inferential statistics, both A and B. Next is the control charts and procedure of descriptive statistics which are used to enhance a procedure can be classified into which of these categories. So it is divided into statistical tools. Next is which of the following can also be represented as sample statistics. The right answer है Roman letters. Next is which of the following option do individual response focus groups and panel of respondents belong? तो राइट आंसर है प्राइमरी डाटा सोर्सेज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरिएबल हुज calculation is done according to the weight, height and length known as, so they are known as continuous variables. Which method used to examine inflation rate, anticipation, unemployment rate and capacity utilization to produce products? तो right answer है forecasting technique, option C. Next is specialized processes such as graphical and numerical methods are utilized in which of the following? So they are used in descriptive statistics. Next is what is the scale applied in statistics which imparts a difference of magnitude and proportion is considered as? So it is considered as ratio scale. Next is review of performance appraisal, labor turnover rates, planning of incentives and training program are the example of which of the following? तो ये किसकी example है? So these are the examples of statistics in personal management. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी होगी तो लाइक भी जरूर करना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो मैं दिल से यही तमन्ना करता हूँ कि आप सभी का इस बार जीओए अकाउंट्स का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय फॉर नाउ।